हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई ने टर्म वन के सैम्पल पेपर्स अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के टर्म वन के सैम्पल पेपर को। सैम्पल पेपर शुरू करें उससे पहले मैं आपके साथ कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो यूनिट वाइज मार्क्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के अंदर। आपको ये तो पता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो दो टर्म्स के अंदर होगा। पहला आपका टर्म वन होगा, दूसरा आपका टर्म टू होगा। टर्म वन आपका एमसीक्यू टाइप का होगा और टर्म टू आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोविड सिचुएशन। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 यूनिट है टोटल। ठीक है, जिसमें एक आपकी प्रोग्रामिंग यूनिट होगी, एक आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का होगा और एक आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का होगा। अगर इनके मार्क्स की बात करें, वेटेज की बात करें, तो 40 मार्क्स का आपका क्या होगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो प्रोग्रामिंग होगा। 10 मार्क्स आपका नेटवर्किंग का होगा और डेटाबेस मैनेजमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 70 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। अब टर्म वन के अंदर जो आपका पेपर होगा एमसीक्यू टाइप का, वो 35 मार्क्स का आएगा और वो पूरा का पूरा पेपर आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेक्शन से आएगा। इसमें से जो 40 मार्क्स था उसमें 35 यहाँ पे आ गया। 5 मार्क्स का जो आपका एक क्वेश्चन बनता है डेटा स्ट्रक्चर, जिसको आप स्टैक एंड क्यू आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप अभी पढ़ भी लेंगे। तो स्टैक एंड क्यू वाला जो चैप्टर है उसमें से केवल स्टैक वाला सेक्शन आपका 5 मार्क्स का होगा, वो आपका टर्म टू के अंदर होगा। ठीक है, तो और फिर कंप्यूटर नेटवर्क आपका 10 मार्क्स आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट आपका 20 मार्क्स का आएगा, ये आपका 35 टर्म टू होगा। और ये जो एग्जाम होगा ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ये आपका 35 जिसका सैम्पल पेपर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, सीबीएसई ने अभी रिलीज किए हैं, तो ये आपका होगा 35 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप का। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है इस पेपर के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। सीबीएसई ने देखिए अभी सैम्पल पेपर डाला, थ्योरी पेपर होगा टर्म वन का, 35 इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट होगा। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में कह रखा है कि इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक आपको कोई भी 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 26 से लेके 49 तक, इसमें आपको 20 अटेम्प्ट करना है। एंड सेक्शन सी के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे 50 से लेके 55 तक, और इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। देन आगे कह रखे है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब यहाँ पे इनका मार्क्स कितना होगा उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 + 20 + 5 अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल हो गया 45। नाउ 45 अगर हम ये कहें कि एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है उसका वेटेज 1 मार्क्स रहेगा, तो हमारा यहाँ पे 45 मार्क्स हो गया और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 35 होगा। तो इसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है, एक इंस्ट्रक्शन इशू किया है, वो एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन देखने के लिए भी सीबीएसई एकेडमिक की वेबसाइट आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन में आप जाएंगे, ट्रेनिंग सेक्शन है, स्किल सेक्शन है, एकेडमिक सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जो रिलीज किया है वो यहाँ पे देखिए, आपको ये नोटिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टर्म वन के सैम्पल पेपर है जिसका जो सर्कुलर नंबर 75/21 है। देन इसी के साथ आगे इन्होंने डाल रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सैम्पल पेपर। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इन्होंने एक नोटिस डाला है जिसको आप एक बार देख लीजिए। इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड व्हाइल स्टडिंग और रेफरेंसिंग द सैम्पल पेपर फॉर क्लास 10th एंड 12th इन टर्म वन फॉर द एकेडमिक सेशन 2021। ये कह रखा है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन इन द सैम्पल पेपर आर नॉट ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच पेपर। In the question paper of mathematics and all language except English, each questions carry 1 marks. For the other subjects, each questions carry equal marks, vice versa। इसके अंदर इन्होंने कह रखा है the total marks given 40, 30 or 25 or 15 and the weightage of marks as per the question given below। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जांपल आपका 35 का है और 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका एक क्वेश्चन का वेटेज हो जाएगा 0.77। सिमिलरली अगर आपको 25 क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स है और आपको 40 अटेम्प्ट करना है, तो एक क्वेश्चन का वेटेज हो जाएगा 0.625।
तो ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि सैम्पल पेपर एक के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन केवल कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर होगा, इसके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगा। इफ द टोटल मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन फ्रैक्शनल पोर्शन, तो क्या होगा वो देखिए, देन द सेम विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर न्यूमेरिकल नंबर। इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आपके मार्क्स 16.1 भी आता है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे 17। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो अब सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर है, इसके अंदर अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 35 है और टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट है। सेक्शन वाइज मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना हो चुका है आपका पास 45 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपका फाइनल वेटेज कितना है 35। तो अकॉर्डिंग टू सर्कुलर जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो एक क्वेश्चन का वेटेज है वो कितना है 0.77 है, राइट। तो आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय करके देखो 0.77, तो यहाँ पे आपका वेटेज कितना आता है, कितने टोटल होते हैं वो चेक कर लो एक बार। ये आपका बनता है 34.65, मतलब ये पूरा भी आपका 35 का नहीं बन रहा है, तो ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा 35 में से, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम पेपर को डिस्कस करते हैं। देखिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर वो कह रखा है कि सेक्शन 1 के अंदर क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक आपका दे रखा है, आपको केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। क्या करते हैं वो कि जैसे उन्होंने सपोज कर लीजिए 25 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन 2 भी अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन 3 लिखा बट अटेम्प्ट नहीं किया, देन क्वेश्चन 4 इसने क्या किया अटेम्प्ट कर लिया। इस तरीके से एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये मतलब कई क्वेश्चन छोड़ देते हैं और ऐसे क्वेश्चन नंबर 25 तक लिख देते हैं। जब इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो सीबीएसई की साफ इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर वो क्या करेंगे फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही चेक करेंगे वो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे 4 क्वेश्चन की बात करूँ तो इस बच्चे ने यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन के आंसर दिए, एक का आंसर नहीं दिया बट क्वेश्चन लिख दिया, तो उसने 4 अटेम्प्ट कर लिए और उसने क्या कर दिया यहाँ पे 4 में से 3 नंबर उसको मिलेंगे क्योंकि इसने 3 ही अटेम्प्ट किए। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको 20 ही अटेम्प्ट करने हैं और जो आपको बेस्ट करेक्ट लगते हैं उनको आप अटेम्प्ट करिएगा, राइट। अब चलते हैं पेपर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 11th क्लास का क्वेश्चन बनता है। वैलिड आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए रूल्स होते हैं जिसमें कई सारे रूल्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो पेपर में डिस्कस करूँगा यहाँ पे, तो सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपके कुछ कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 11th क्लास में आइडेंटिफायर्स के नेमिंग के रूल्स होते हैं कि डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, करेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेटर्स और ये नहीं होने चाहिए। ये सारे के सारे रूल्स होते हैं आपके आइडेंटिफायर के। अब यहाँ पे देखिए पूछ रखा है कि इनवैलिड आइडेंटिफायर, यहाँ पे नन लिखा है, ये आपका क्या है वैलिड है क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। ये कीवर्ड तब होता अगर यहाँ पे ये एन कैपिटल होता, राइट। देन एड्रेस ये भी वैलिड है, नेम ये भी वैलिड है और ये पास है, ये पास आपका क्या है कीवर्ड है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा आइडेंटिफायर है जो इनवैलिड है, तो योर करेक्ट आंसर इज डी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये कह रखा है कि कंसिडर ए डिक्लेरेशन ऑफ एल, और यहाँ पे इन्होंने पैरेंथेसिस यूज कर रखा है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेटा टाइप्स ऑफ एल। अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है कि अगर हमें लिस्ट डिक्लेयर करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट डिक्लेयर करते हैं, और अगर हमने टपल डिक्लेयर करना है तो पैरेंथेसिस डिक्लेयर करते हैं, और अगर आपको डिक्शनरी डिक्लेयर करनी है तो आप क्या डिक्लेयर करते हैं करली ब्रेसेस। अगर आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो आप डबल कोट्स में उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है गिवन ए टपल टप 1 वेरिएबल्स यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे देखिए आपको इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, देन 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 6 7 8, देन इसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रिंटेड बाय दिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टपल स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा है। अब यहाँ पे स्लाइस करेंगे तो देखिए क्या करता है, ये स्टार्ट पॉइंट दे रखा है, ये एंड पॉइंट दे रखा है और ये स्टेप की वैल्यू दे रखी है। तो स्टार्ट आपका 3rd इंडेक्स से होगा, मतलब इस वाले पॉइंट से शुरू करेगा,
हर बार इंक्रीज करेगा 2 से, तो एक बार ये वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद ये वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद ये वैल्यू आएगी। एंड स्टॉप के अंदर इसने 7 इंडेक्स दे रखा है। तो आपको पता है जब भी इस तरीके से करते हैं तो आपका जो रेंज फंक्शन या जो वैल्यू प्रिंट करता है वो स्टेप -1 तक जाता है, इट मीन 6 तक चलेगा। तो पहली वैल्यू तो आपका 40 प्रिंट कर देगा, देन दूसरी वैल्यू वो 60 प्रिंट करेगा, तो दूसरी वैल्यू आपकी 60 प्रिंट करेगा, 60 के बाद जाएगा 80 पे। तो 80 तो क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 7 होगी तो वो तो लेगा नहीं, उससे -1 तक चलेगा, तो वो आपका 70 है, वो आएगा नहीं, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने किस फॉर्मेट में दे दिया, लिस्ट की फॉर्मेट में दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए नोट लगाने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते हुए वक्त, यही गलतियां करते हैं बच्चे। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रखा है कि इफ यू ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि टेक्स्ट फाइल को आप रीड करने की बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एरर देगा। इट मीन्स ये बात भी सही है। नेक्स्ट कह रखा है कि इफ यू ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखिए फाइल को रीड कर रहे हो और फाइल है ही नहीं, तो आप रीड नहीं कर सकते। और कह रखा है कि फाइल क्रिएट हो जाएगी, नहीं, फाइल क्रिएट कैसे होगी, जब फाइल क्रिएट केवल जब आप फाइल को आउटपुट मोड में या राइट मोड में ओपन करते हैं तभी आपकी क्या होती है, क्रिएट। तो ये भी बात सही है, ये बात गलत हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है इफ यू ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट नो एरर अकर्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि राइट करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट करके राइट करेंगे। इफ यू ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट क्रिएटेड। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ आपका चला जाएगा। If you try to read a text file that does not exist, the file get created. Read करेंगे तो फाइल क्रिएट नहीं होती, ये ध्यान रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल myfile.txt। फाइल आपको दे रखी है, उसमें कह रखा है कि फर्स्ट लाइन को रीड करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर फाइल को ओपन किया और रीड कर लिया, तो ये तो एंटायर फाइल को रीड कर लेगा। फिर फाइल को ओपन किया, रीड मोड के अंदर ओपन किया, और यहाँ पे क्या कर रहा है आपका एन पास कर रहा है रीड के अंदर, तो नंबर ऑफ करेक्टर एन रीड कर लेगा। नाउ फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद मोड स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है रीड मोड में ओपन होता है। देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने रीड लाइन यूज किया, तो ये आपकी एक लाइन को रीड कर लेगा। एंड यहाँ पे रीड लाइंस यूज किया, तो ये सारी की सारी लाइंस को रीड करके एक टपल की फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आपकी लाइन 1 आ जाएगी, फिर लाइन 2 आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, फर्स्ट लाइन को रीड करना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अज्यूम दैट द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल, which of the following option can be used read all the remaining line। अब यहाँ पे ये बात कह रखा है कि ये फाइल है आपकी, इस फाइल के अंदर जो फाइल का पॉइंटर है, ये आपकी कई सारी फाइल है, वो कह रखा है कि थर्ड लाइन की बिगनिंग के अंदर है। फाइल पॉइंटर बिगनिंग ऑफ थर्ड लाइन है, मीन्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये कह रखा है कि रिमेनिंग लाइंस को रीड करना है, तो आपको पता है रीड फंक्शन तो पूरी एंटायर फाइल को रीड करता है। रीड एन करेक्टर वो करेगा, लाइन आपका क्या करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, तो रीड लाइंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a text file student.txt is stored in a storage device. Identify the correct option out of the following option to open the file in read mode। अब यहाँ पे फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा है, तो रीड मोड का मतलब आपको फाइल को आर मोड में ओपन करना है। एक मोड आपका आर होता है और एक आपका आर बी, या आर बी यूज कर रहे हैं बाइनरी फाइल के लिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा है। और अगर आपने मोड स्पेसिफाई नहीं भी किया तो डिफ़ॉल्ट भी आपका किस में ओपन होता है, रीड मोड के अंदर, राइट। तो इसके अंदर देखिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट मोड के अंदर है, तो ये भी गलत है। फाइल के रीड मोड के अंदर ये वाला ऑप्शन ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये भी रीड मोड के अंदर ओपन कर देगा। तो थर्ड एंड फोर्थ आर द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
द रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज, अब यहाँ पे ये बात कर रहा है x इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आपने कोई भी मैसेज लिख दिया, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू एंटर करेंगे तो ये किस टाइप होगा, x किस टाइप का होगा, ऑब्वियसली आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइप कास्टिंग कन्वर्जन का कंसेप्ट आपने यूज नहीं किया है। बट अगर आप ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू इंट, देन आपने यहाँ पे इनपुट लिखा, देन इसके बाद मैसेज करके कुछ लिखा, तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कास्टिंग का कंसेप्ट हो गया, जिसके अंदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है। तो यहाँ एक्सप्लिसिट आपने खुद ने कन्वर्ट किया है, जो भी डेटा होगा उसको इंटीजर के अंदर, तो उस केस में x आपका इंटीजर टाइप का होगा। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद द स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को रिप्लिकेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई के ऑपरेटर से, बट डिवाइड ऑपरेटर हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर अ टपल टप 1। अब यहाँ पे देखिए ये टपल 1 दे रखा है आपको, जिसके अंदर ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, और यहाँ पे एंड 30 दे रखा है। तो या तो इसमें प्रिंटिंग एरर कह सकते हैं कि ये एंड नहीं आएगा, दूसरा अगर ये एंड भी होगा तो फिर इसको स्ट्रिंग के अंदर ये इस तरीके से डालेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई मेंबर नहीं है। तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन द एरर, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, ये अपडेट कर रहा है। तो टपल आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेकंड इंडेक्स जो 25 है उसको आप 20 करना चाह रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू बाइनरी फाइल। ओके, बाइनरी फाइल के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो information is stored in the same format in which the information is held in the memory, बिल्कुल सही है, बाइनरी फाइल में ये ऐसा होता है। नो करेक्टर ट्रांसलेशन टेक प्लेस, ये भी ठीक है। एवरी लाइन एंड विद न्यू लाइन, ये आपका ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि न्यू लाइन के साथ तो आपका स्पेशल करेक्टर डेलीमीटर टेक्स्ट फाइल के अंदर होता है। पिकल मॉड्यूल इज यूज फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, बिल्कुल यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, और इसमें आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल मेथड। टेल द पाथ ऑफ द फाइल, नो। Tell the current position of the file pointer within the file, yes. Tell the end position, no. Check the existence of a file in a desired location, no. So correct option is B. Now next question number 13, which of the following statement is true. Pickling create an object for sequence of byte. Pickling is used for the object serialization, and pickling is used for the object of deserialization. Pickling is used to manage all type of file, no. तो ऑप्शन ये भी गलत है, डीसीरियलाइजेशन भी नहीं करता है, क्योंकि दो कंसेप्ट आता है, पिकलिंग और इन पिकलिंग। तो इसके अंदर डीसीरियलाइजेशन का जो काम होता है वो आपका पिकलिंग करता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स क्रिएट नहीं करता है पिकल मॉड्यूल आपका। नेक्स्ट आपका सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इन अ पाइथन, myfile.seek, offset and reference point, where myfile is the file object. What is the default value of reference point? अगर आपने कोई रेफरेंस प्रोवाइड नहीं किया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, इसके अंदर ये ध्यान रखना। रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 0 यूज करते हैं करंट के लिए, बिगनिंग के लिए, 1 यूज करते हैं हम करंट के लिए, एंड 2 यूज करते हैं एंड के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर द पार्ट ऑफ द फंक्शन एडर। देखिए फंक्शन एडर आप डिफाइन करते हैं, तो डेफ, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर लिस्ट, जो भी आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो और यहाँ कोलन होता है, तो फंक्शन नेम होता है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, पैरामीटर लिस्ट भी होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। देखिए फंक्शन हेडर जब भी आप डिफाइन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, डेफ और यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन होता है। नेम ऑफ फंक्शन के साथ एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमेशा लास्ट में प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जैसे x, y, z इक्वल टू 10, तो ये आपका करेक्ट है। बट अगर आपने पहले x, y इक्वल टू 20 देन आपने z प्रोवाइड कर दिया तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग सिंटैक्स, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा लास्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए
यहाँ पे आपने ये वैल्यू पहले यूज कर ली, फिर नॉर्मल पैरामीटर, फिर डिफॉल्ट, तो ये भी गलत है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट पहले और यहाँ पे नॉर्मल पैरामीटर, तो ये भी गलत है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बीच में यूज कर रखा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विदाउट डिफॉल्ट और डिफॉल्ट डिफॉल्ट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन को जब भी कॉल करते हैं तो फंक्शन के नेम से कॉल करते हैं, तो ये कॉल स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, रिटर्न भी नहीं आएगा, डेफ भी नहीं आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following character act as a default delimiter in a CSV file? CSV फाइल की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, तो ऑब्वियसली कॉलन नहीं होगा, हाइफन भी नहीं होगा, कॉमा इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये भी नहीं होगा। राइट, नाउ सिंटैक्स ऑफ ओपनिंग स्टूडेंट डॉट CSV फाइल इन राइट मोड इज ऑफ माई फाइल, ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, ओपन स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, फाइल का मोड दे दिया, और यहाँ पे आपका डेलीमीटर प्रोवाइड कर दिया न्यू लाइन के अंदर। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एंड न्यू लाइन गेट एडेड टू द फाइल, ऐड करने का काम नहीं करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग गेट्स अपेंडेड इन द फर्स्ट लाइन, तो ये भी नहीं होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग गेट अपेंडेड इन द ऑल लाइन, ये भी नहीं होगा। EOL मतलब एंड ऑफ लाइन, क्योंकि न्यू लाइन यहाँ पे दिखा रहा है, तो EOL ट्रांसलेशन इज सुप्रेस्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द CSV फाइल, कॉमा सेपरेबल वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमन स्प्लिट और कॉमा सेपरेशन वैल्यू। तो यहाँ पे CSV की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ कॉमा सब में दे रखा है, स्प्लिट नहीं होता है, सेपरेशन भी नहीं होता है, सेपरेबल भी नहीं होता है, सेपरेटेड वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन और मेथड ऑफ CSV मॉड्यूल, रीड, रीडर, राइटर और राइट रो। ये आपके चार मेथड्स दे रखे हैं। अब ये कह रखा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो फंक्शन या मेथड नहीं है। तो देखिए राइटर भी हम यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं, राइटर और रीडर दोनों यूज करते हैं हम, डंप करने के लिए और रीड लोड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ इसके बाद आप लोग यूज करेंगे राइट रो, सॉरी डंप और लोड का यहाँ कंसेप्ट नहीं है, रीड उसमें यूज करते हैं, पिकल के अंदर यूज करते हैं वो। रीडर यहाँ पे यूज करते हैं डेटा को रीड करने के लिए, राइटर राइट करने के लिए, और राइट रो और राइट रोज होता है, रीड नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। Now question number 22, which one of the following is a default extension of a Python file? .exe नहीं होता है, .ppp भी नहीं होता है, .py होता है, .p नहीं होता है, ये एक्सटेंशन आपने कभी सुने नहीं होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, which of the following symbol is used in Python for single line comments? सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए देखिए स्लैश यूज कर रखा है, स्लैश स्टार यूज कर रखा है, देन इसके बाद डिवाइड यूज कर रखा है, एंड हैश टैग यूज कर रखा है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम हैश टैग। मल्टीपल लाइन जो कमेंट्स होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स, वो इस तरीके से आप लिखेंगे। देन सिंगल लाइन कमेंट्स जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे हैश टैग के साथ कमेंट्स। Now, which of the following statement open a binary file record.bin in a write mode and writes data from the list this on a binary file? देखिए फाइल को राइट मोड में ओपन करना है, राइट मोड के लिए ओपन करना है, तो आपको देखिए फाइल का मोड यहाँ पे बाइनरी फाइल की बात कर रहा है और राइट करना है, तो यहाँ पे आपका फाइल का मोड हो जाएगा WB। राइट, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं आपको। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे विद ओपन, record.bin, w mode as my file, pickle.dump, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने लिस्ट का नाम दे दिया और माई फाइल के अंदर डंप कर दिया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। विद ओपन फंक्शन bin डॉट wb एज माई फाइल, पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे इन्होंने सिंटेक्स चेंज कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे इन्होंने क्या किया WB प्लस यूज कर लिया, तो ये भी गलत हो गया, और ABB यूज कर लिया आपका, तो ये अपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, अपेंड के लिए नहीं बोला उसने, राइट करने के लिए बोला है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स? डिक्शनरी के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज आपकी फॉल्स है, ये देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग की,
यूजिंग की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी की वैल्यूज को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी की वैल्यूज को की से एक्सेस करते हैं। तो 25th के अंदर ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है। नाउ द की ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यू, नहीं। डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, यस। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, यस। तो इसमें पूछा है विच वन इज द फॉल, तो फॉल्स इज द की ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, नो। वैल्यूज कैन बी एक्सेस बाय द की ऑफ द डिक्शनरी। तो ये था आपका सेक्शन ए। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, जहाँ पे हम 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं आप, इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अभी जब तक